बांग्लादेश में अचानक हिंसक प्रदर्शन, तख्ता पलट की खबर, शेख हसीना के आवास पर आगजनी और मारपीट, और अचानक से यूनुस का अंतरिम सरकार के तौर पर राजगद्दी संभालना बहुत कुछ अंदर की चीजें बयां करता है। ऐसा दिखाता है कि शायद शेख हसीना के गद्दी पर किसी और की गिद्ध वाली नजर थी। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में कब क्या हुआ, कैसे हुआ। शेख हसीना को होगी फांसी, बांग्लादेश के आयरन लेडी के उदय से लेकर अंत तक की पूरी कहानी हमारी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तख्ताए बांग्लादेश की कहानी शुरू से लेके अंत तक। इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे, जहां से पता लगेगा कि आखिर जनता के दिल में हसीना के लिए मोहब्बत की जगह इतनी नफरत क्यों है। एक देश जहां न सिर्फ बेटी ने बल्कि पिता ने भी राज किया, लेकिन उसके बाद भी इतनी मामूली स्थिति इस परिवार की कैसे हुई। चलिए शुरुआत करते हैं। आज उस दौर में चलते हैं जब शेख हसीना का जन्म हुआ। जी हाँ, वो दौर 28 सितंबर 1947 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके तुंगीपाड़ा में एक सियासी परिवार में हुआ था, जिसे आगे चलकर एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को आकार दिया। उनके पिता शेख मुजब्बिर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के शासन से मुक्त करा लिया और बांग्लादेश राष्ट्र की स्थापना की गई और वह देश के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरी तरफ शेख हसीना भी बड़ी हो रही थी। बता दें, शेख हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय से बांग्ला साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और फिर छात्र राजनीति में सक्रिय हो गई। अब बारी थी शादी की। शादी करने के लिए शेख हसीना ने 1968 में परमाणु वैज्ञानिक एमए वाजेद मियां से शादी रचाई, लेकिन ज्यादा दिन तक शादी नहीं टिकी और शायद किसी के नजर लग गई। वाजिद का 2009 में 67 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन वह अंतिम समय तक शेख हसीना के स्तंभ बने रहे। इनकी 2 संतानें हैं, बेटा साजिद वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल। शेख हसीना के लिए सियासी डगर 1975 के सैन्य तख्ता पलट के बाद बहुत कठिन हो गया, जिसमें उनके माता पिता, 3 भाइयों और परिवार के कई अन्य सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी छोटी बहन रेहाना इसलिए बच गई क्योंकि वो उस वक्त विदेश में थी। अब उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि भारत की थी, उनके नेतृत्व वाले भारत में उन्हें शरण दिया गया। यहां पर एक बात और करने वाली है कि बांग्लादेश जब जब संकट में आया है, भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो या फिर आज के दौर में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन आज बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो चर्चा का विषय है। आपको बता दें, 6 साल बाद 1981 में हसीना बांग्लादेश लौटी, जहां उन्हें उनकी अनुपस्थिति में आवामी लीग का महासचिव चुना गया था। यहां से शुरू होती है पूरी राम कहानी और पूरे बांग्लादेश को एक नई प्रधानमंत्री मिलने की कहानी। हालांकि स्वदेश वापसी पर हसीना को उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया से कड़ी चुनौती मिली और वैचारिक संघर्ष बेगम की लड़ाई के रूप में सुर्खियों में छाया रहा तथा 3 दशक से अधिक समय तक इसने देश के राजनीति की दिशा तय की और अंततः वह वक्त आ ही गया जब शेख हसीना को 1996 में बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही थी, जब उन्होंने कड़े मुकाबले में जिया को मात दी थी। हालांकि 2001 में वह सत्ता से बाहर गई, फिर 2008 में कमबैक उन्होंने किया बहुमत से। इसी के साथ उनके शासन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग ने 2008 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की और इस दौरान 2014 के आम चुनाव में, जिसका जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बहिष्कार किया था, उसमें भी हसीना नित आवामी लीग बाजी मारने में सफल नहीं। हालांकि देखिए, अगर सफलता मिलती है तो आलोचना उसके साथ चलती है। अब हसीना प्रधानमंत्री तो बन गई, उन पर अनेकों आरोप लगाए गए, जैसे विरोधी आवाज को कुचलने की, दबाने की, मीडिया के आवाज पर अंकुश लगाने की, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी तक के आरोप लगाए गए। और इतना ही नहीं, सरकारी सुरक्षा एजेंसी पर अत्यधिक शक्ति प्रदान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। और यही कारण था साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा को लेकर।
इसको लेकर हसीना सरकार को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन का रूप लिया। अब प्रदर्शनकारियों को कार्यवाही के बारे में पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा और भारत में एक बार फिर से शरण लेना पड़ा। देखिए, पिता तो पिता, हिंदुस्तान ने बेटी को भी संभाला। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आईसीटी का पुनर्गठन किया, जिसने 2024 के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हसीना और अन्य पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताएं तो बांग्लादेश में पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान 1400 लोग मारे गए थे। इस प्रदर्शन में और इसलिए विगत सोमवार 2025 में इन सभी मुद्दों के मद्देनजर शेख हसीना को भी मौत की सजा सुनाई गई। अब इस पर भारत का क्या रुख रहेगा, अभी तक कुछ साफ नहीं है। फिलहाल भारत में रह रही हसीना अब सीमा पार से उसे उस देश को अपने उदय से लेकर पतन तक छोड़ी गई विरासत से जूझते हुए दिखाई दे रही है। इसके विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया और जिस पर उन्होंने लंबे समय तक मजबूती से शासन किया। आज वह देश की आयरन लेडी भारत में छुपी बैठी है। आखिर इसके पीछे क्या कारण होगा? क्या वाकई ये सत्ता हस्तांतरण का एक तरीका है? क्या वाकई शेख हसीना राजगद्दी के मोह में इतनी बह गई कि उन्होंने देश के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की? ये जो तमाम आरोप लगे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपको सच में लगता है कि शेख हसीना के खिलाफ साजिश हुई है, या फिर अंतरिम सरकार जो है इनके खिलाफ तमाम चीजें कर रहा है जो खुले तौर पे सामने नहीं आ रहा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको देते हैं पल पल के अपडेट्स। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।